साल 2000 की बात है। एक आम इंसान ने एक महिला को यौन उत्पीड़न से बचाया। अब एक सामान्य या स्वस्थ समाज में मतलब ये एक ऐसा काम है जिसके लिए उस व्यक्ति को सम्मानित किया जाना चाहिए था, है ना? बिल्कुल, उसे तो एक आदर्श नागरिक माना जाना चाहिए था। हाँ, लेकिन इसके बदले उसे इनाम में मिला एक झूठा रेप केस और खुद को बेगुनाह साबित करने की एक ऐसी खौफनाक कानूनी लड़ाई शुरू हुई जो पूरे 25 साल लंबी चली और अंततः उस व्यक्ति की मौत के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंच पाई। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मतलब ये घटना सिर्फ एक त्रासदी नहीं है, ये इस बात का एक जीता जागता दस्तावेज है कि जब कानून की रक्षा करने वाले ही कानून को एक हथियार में बदल देते हैं तो एक आम नागरिक का क्या हश्र होता है। सही बात है। ये एक ऐसा मामला है जो हमारी व्यवस्था की यानी सिस्टम की सबसे गहरी खामियों को उजागर करता है। बिल्कुल। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम स्रोत के रूप में दिल्ली से आई एक बेहद चौंकाने वाली समाचार रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं। ये रिपोर्ट इसी 25 साल पुराने कानूनी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के एक हालिया फैसले पर आधारित है। हाँ, और ये चर्चा बहुत जरूरी है। बिल्कुल है, क्योंकि इस चर्चा का उद्देश्य किसी एक घटना की सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि कैसे सिस्टम के भीतर बैठे लोग, एक पुलिस अधिकारी और एक वकील, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके एक निर्दोष को फंसाने की पूरी साजिश रचते हैं। और कैसे दशकों बाद मतलब 25 साल बाद न्यायपालिका इस पर अपना क्या रुख अपनाती है। देखिए, इस मामले का अध्ययन करना इसलिए भी बहुत आवश्यक है क्योंकि ये हमें उन संस्थागत तंत्रों के काम करने के तरीके को समझाता है जिन पर पूरा समाज आंख मूंद कर भरोसा करता है। जिसे हम इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म कहते हैं। एकदम सही। जब वो तंत्र ही अपने नागरिकों के खिलाफ काम करने लगे तो न्याय की पूरी अवधारणा ही मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही सवालों के घेरे में आ जाता है। बाप रे, ये तो बहुत डरावना है। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। इस पूरी साजिश की नींव साल 2000 में रखी गई थी। स्रोत के अनुसार सुशील गुलाटी नाम के एक व्यक्ति ने जिस महिला को यौन उत्पीड़न से बचाया था, उसका उत्पीड़न करने वाला कोई आम अपराधी या कोई सड़क छाप गुंडा नहीं था। वो खुद सिस्टम का हिस्सा था। हाँ, वो खुद एक पुलिस थाने का प्रभारी था, चंद्रमोहन दत्ता। अब इस घटना के बाद दत्ता के खिलाफ केस दर्ज हो गया। अब एक सामान्य स्थिति में हम एक पुलिस अधिकारी से क्या उम्मीद करते हैं? यही ना कि वो कानून के दायरे में रहकर अपनी बेगुनाही साबित करे या फिर अपनी गलती मान ले। हाँ, एक जिम्मेदार अफसर तो यही करेगा। लेकिन दत्ता ने बदला लेने का फैसला किया। उसने वकील हाजी मोहम्मद अल्ताफ और एक सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह के साथ मिलकर गुलाटी को फंसाने की एक भयानक योजना बनाई। और मैं बता दूं, वो योजना कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था। वो पूरी तरह से कागजी और कानूनी रूप से अचूक दिखने के लिए बनाई गई थी। मतलब उन्होंने एक महिला का इस्तेमाल किया और उसका एक एकदम झूठा बयान दर्ज करवाया। उस बयान में महिला ने सुशील गुलाटी और उसके 2 साथियों पर चलती कार में दुष्कर्म करने का अत्यंत गंभीर आरोप लगाया और इसी बयान के आधार पर स्थानीय पुलिस ने तुरंत एक FIR दर्ज कर ली। मतलब दत्ता को ये तो पता था कि एक आम आदमी पुलिस से डरता है, लेकिन इस डर को कागजों पर एक वाटर टाइट केस में बदलने के लिए उसे एक ऐसे दिमाग की जरूरत थी जो कानून की कमियों को जानता हो। बिल्कुल, और यही एंट्री होती है वकील अल्ताफ की। देखिए, एक आम इंसान जब पुलिस स्टेशन जाकर कोई शिकायत लिखवाता है तो वो भावनाओं में बहकर बातें बताता है। हाँ, वो बस अपनी परेशानी बताता है। सही कहा। तो उसकी शिकायत में कई बार कानूनी रूप से जो जरूरी तथ्य होते हैं वो छूट जाते हैं। लेकिन जब एक चौकी प्रभारी और एक अनुभवी वकील मिलकर एक FIR ड्राफ्ट करते हैं तो वे भावनाओं को नहीं बल्कि जो इंडियन पीनल कोड है यानी IPC की धाराओं की तकनीकी जरूरतों को ध्यान में रखते हैं। अच्छा, मतलब वे कहानी को ऐसे गढ़ते हैं कि वो कानूनी रूप से हर पैमाने पर फिट बैठे। बिल्कुल नहीं, वे कहानी को सच नहीं बनाते। वे बस ये सुनिश्चित करते हैं कि FIR में अपराध के सभी आवश्यक तत्व यानी कानूनी भाषा में जिसे इंग्रेडिएंट्स कहते हैं वो मौजूद हों ताकि केस अदालत में टिक सके। समझ रहा हूँ। अब यहाँ ये समझना बहुत दिलचस्प है कि उन्होंने दुष्कर्म का ही आरोप क्यों चुना। मतलब चोरी या मारपीट का आरोप क्यों नहीं लगाया। दुष्कर्म एक गैर जमानती और समाज में भारी कलंक लगाने वाला अपराध है। यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस। हाँ, इसका सीधा मतलब था कि FIR दर्ज होते ही सुशील गुलाटी को तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता था। उसकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा थी उसे रातों रात खाक में मिलाया जा सकता था और जमानत मिलने की संभावनाओं को लगभग खत्म किया जा सकता था। बाप रे,
तो ये सिर्फ एक झूठ नहीं था, ये एक कानूनी चौखोड़ था जो किसी व्यक्ति की बुनियादी स्वतंत्रता को तुरंत छीन लेने के लिए डिजाइन किया गया था। रुकिए, मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही। अगर सिस्टम के ही विशेषज्ञों ने ये कहानी लिखी थी, अगर एफआईआर में लिखी गई कहानी तकनीकी रूप से इतनी ही परफेक्ट थी, तो फिर वो टूटी कैसे? ये बहुत स्वाभाविक सवाल है। मतलब कोई भी झूठ पूरी तरह से परफेक्ट कैसे हो सकता है? और अगर ये केस इतना ही मजबूत था तो सच बाहर कैसे आया? मैं बताती हूँ। देखिए, एक झूठ कागजों पर कितना भी मजबूत क्यों ना दिखे, वो जमीनी हकीकत के क्रॉस चेकिंग के सामने हमेशा कमजोर पड़ जाता है। इस मामले में शुरुआती जांच उसी स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही थी जहां का प्रभारी खुद दत्ता था। यानी चोरी कोतवाल बना हुआ था? बिल्कुल। अब यहाँ हमें पुलिस महकमे की कार्यप्रणाली और अधिकार क्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन को समझना होगा। एक स्थानीय पुलिस स्टेशन एक बेहद सख्त हायरार्की यानी पदानुक्रम पर चलता है, जहां एसएचओ या चौकी प्रभारी की बात ही अंतिम आदेश होती है ना? एकदम सही। कोई भी सब इंस्पेक्टर या सिपाही कानूनी और व्यवहारिक रूप से अपने ही बॉस के खिलाफ निष्पक्ष जांच करने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। ये तो प्रैक्टिकली नामुमकिन है। इसीलिए जब तक मामला उसी थाने में था, जांच सिर्फ एक दिखावा थी। लेकिन केस का असली रुख तब बदला जब ये मामला स्थानीय पुलिस के हाथों से निकालकर क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। अच्छा, तो क्राइम ब्रांच के आने से ऐसा क्या बदल गया? मतलब क्या उनके पास कोई अलग जादू की छड़ी होती है? जादू की छड़ी नहीं, बल्कि पदानुक्रम से आजादी। जो क्राइम ब्रांच होती है वो स्थानीय पुलिस स्टेशन के सीधे प्रभाव और दबाव से बाहर काम करती है। वे दत्ता के अधीन नहीं थे। समझ गया। तो जब क्राइम ब्रांच के जांचकर्ताओं ने उस शिकायतकर्ता महिला को, जिसने दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाया था, आमने सामने बिठाकर विस्तृत और गहन पूछताछ शुरू की, तो साजिश की परतें उखड़ने लगी। यानी झूठ चाहे कितने भी कानूनी जानकारों ने लिखा हो, जब एक स्वतंत्र एजेंसी सवाल पूछती है तो रटी रटाई स्क्रिप्ट काम नहीं आती। बिल्कुल नहीं आती। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी झूठ को लंबे समय तक और अलग अलग कोनों से बनाए रखने के लिए दिमाग को बहुत अधिक कॉग्निटिव लोड यानी संज्ञानात्मक भार उठाना पड़ता है। अच्छा, कॉग्निटिव लोड। हाँ, एक वकील ने आपको मुख्य कहानी तो रटा दी कि चलती कार में ऐसा हुआ, लेकिन एक कुशल जांचकर्ता आपसे मुख्य कहानी नहीं पूछता, वो परिधीय मतलब पेरिफेरल विवरण पूछता है। जब महिला से अलग अलग दिन अलग अलग तरीकों से सवाल पूछे गए कि कार में किस रास्ते से गए, उस वक्त समय क्या हो रहा था, रास्ते में कौन सी दुकानें खुली थी, तो उसका दिमाग हर बार एक नया झूठ गढ़ने में विफल होने लगा। जाहिर सी बात है, इंसान कितना याद रखेगा। हाँ, उसके बयानों में भारी विरोधाभास सामने आने लगे और अंततः दबाव में आकर उसने सच उगल दिया और पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। इसी स्वतंत्र जांच के बाद दत्ता, वकील अल्ताफ, एसआई नरेंद्र सिंह और सोनू नाम के एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। सच का सामने आना अपने आप में एक बड़ी राहत लगती है। लेकिन स्रोत के अनुसार जब हम इस केस की पूरी टाइमलाइन को देखते हैं ना, तो सच में रूह कांप जाती है। बिल्कुल। मतलब सच तो सामने आ गया, साजिश का पर्दाफाश भी हो गया, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? ये मामला पूरे 25 साल पुराना है। पीड़ित सुशील गुलाटी ने खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए सालों तक अदालतों के चक्कर काटे, और वो भी एक झूठे कलंक के साथ। हाँ, और साल 2014 में जब इस झूठे मुकदमे का ट्रायल चल ही रहा था, उनकी मृत्यु हो गई। मतलब उनकी गवाही तक पूरी नहीं हो पाई थी। न्याय प्रणाली के संदर्भ में ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। एक झूठा केस खत्म होने में जितना समय लगता है ना, वो इंसान की पूरी जिंदगी चूस लेता है। अगर एक आम नागरिक के नजरिए से देखा जाए तो अगर एक इंसान खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए लड़ते लड़ते ही अपनी जान दे दे, तो क्या हम इसे सच में सिस्टम की जीत कह सकते हैं? कभी नहीं। 14 साल तक एक बलात्कारी का झूठा कलंक माथे पर लेकर जीना, वकीलों की भारी फीस भरना, हर तारीख पर अदालत के धक्के खाना, ये तो अपने आप में मौत से भी बदतर सजा है ना? सुशील गुलाटी के लिए वो 14 साल का संघर्ष एक भयानक मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना थी। सुशील गुलाटी की मौत के 3 साल बाद मुख्य आरोपी चंद्रमोहन दत्ता और एक अन्य आरोपी सोनू की भी मौत हो गई। तो न्याय का जो मूल उद्देश्य है कि समाज में ये स्थापित करना कि गलत काम का तुरंत परिणाम भुगतना पड़ेगा, वो पूरी तरह से विफल हो जाता है। ये सच में एक बेहद हताश करने वाली तस्वीर है। लेकिन
इस लंबी और अंधेरी सुरंग के अंत में एक रोशनी भी दिखाई दी, और यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट की भूमिका और उसका कड़ा रुख बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, वो फैसला बहुत अहम था। स्रोत बताता है कि साल 2016 में ट्रायल कोर्ट ने वकील हाजी मोहम्मद अल्ताफ और एसआई नरेंद्र सिंह को दोषी ठहराते हुए 4 साल की सजा सुनाई थी। इसी फैसले को चुनौती देते हुए दोनों दोषियों ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति चंद्रशेखर सुधा की पीठ ने उनकी याचिका को सिरे से खारिज कर दिया, उनकी दोषी सिद्धि को बरकरार रखा और साथ ही पीड़ित के परिवार का मुआवजा भी बढ़ा दिया गया। देखिए, हाईकोर्ट का ये फैसला महज एक कानूनी औपचारिकता नहीं है, ये न्यायपालिका द्वारा खींची गई एक बहुत ही स्पष्ट नैतिक रेखा है। हाँ, हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणियों में बहुत तीखी बात कही है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया कि एक वकील का कर्तव्य अपने मुवक्किल का बचाव करना और न्याय की प्रक्रिया में अदालत की सहायता करना है, न कि किसी निर्दोष को फंसाने के लिए झूठे सबूत गढ़ना। बिल्कुल। और इसी तरह पुलिस का काम अपराध को रोकना है, न कि उसे जन्म देना। सही बात है। कोर्ट की ये टिप्पणी सीधे तौर पर प्रोफेशनल एथिक्स या पेशेवर नैतिकता पर प्रहार करती है। समाज ने वकीलों और पुलिस अधिकारियों को एक विशेष अधिकार और शक्ति दी है, उन्हें कानून के पहरेदार के रूप में स्थापित किया गया है। तो हाई कोर्ट ये याद दिला रहा है कि जब आप इस शक्ति का उपयोग किसी बेगुनाह को कुचलने के लिए करते हैं, तो ये सिर्फ एक आम अपराध नहीं होता, ये उस पूरे भरोसे की हत्या होती है जो समाज ने न्याय व्यवस्था पर किया है।